नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों का मुझसे एक क्वेश्चन रहता है कि सर, हमें एक संपत्ति हमें पिता से मिली है, हमें दादा से मिली है, हमें माताजी से मिली है, क्या ये हमारी पैतृक संपत्ति होगी? या फिर अगर एक पिताजी हमें प्रॉपर्टी विल के तौर पर देकर गए हैं, गिफ्ट के तौर पर देकर गए हैं, तो क्या वो भी पैतृक कहलाएगी? बेसिकली दोस्तों, आज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी अपने पिताजी से, अपने दादा से भी मिल रही है, तो वो भी आपकी स्वयं अर्जित यानी कि खुद के मालिकाना हक की संपत्ति मानी जाएगी। पर कुछ स्पेशल चीजों का वहां पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। अब ये सारी चीजें मैं आज की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आप इतना समझ लें कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, वो आज की वीडियो में आपको सारी की सारी क्लियर होके मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन के अंदर तुरंत लिख दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस यानी कि लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मेरे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति कौन सी होती है। तो आज की वीडियो में हम पैतृक संपत्ति के बारे में ही बात करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट और कानून के बारे में ही बात करेंगे, तो ये कंसेप्ट अभी थोड़ा साइड रखते हैं। सबसे पहले स्वयं अर्जित संपत्ति में आपको क्लियर कर दूं। देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे सरल हिंदी भाषा में स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है। अब यह वह संपत्ति होती है जिसे एक व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से खरीदता हो। वह संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से ना मिली हो, बल्कि उसने खुद की कमाई से उस संपत्ति को खरीदा हो। केवल तभी उस संपत्ति को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर एक व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा से मिल रही है, वह भी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। वो कब होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा जी अपनी खुद की कमाई संपत्ति आपको विल वसीयत, गिफ्ट डीड या सेल डीड के माध्यम से दे रहे हैं। दोबारा से सुने, उनके देहांत होने के बाद आपको सक्सेशन के रूप में नहीं मिली, वह आपको जीते जी वसीयत, गिफ्ट डीड या सेल डीड बनाकर चले गए। तो ऐसी कंडीशन में वह संपत्ति आपकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी और उस सिचुएशन में कोई भी दूसरा व्यक्ति उठ के ये नहीं कह पाएगा कि मेरा भी इस संपत्ति में अधिकार बनता है। अब आप कहेंगे, सर ये बात तो आप ही बोल रहे हैं, हम अपने एडवोकेट साहब से कहते हैं तो वो ये चीज तो मानते ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब मैं डिस्प्ले पर दिखाकर रेलिवेंट जजमेंट का टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि अगर कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट ना करे तो ये जजमेंट का रेफरेंस आप उन्हें वहां पर दे दें। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है गोविंद भाई, छोटा भाई, पाटिल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस पटेल, रमन भाई, मथुर भाई, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7528 ऑफ 2019 और एसएलपी नंबर है 4382 ऑफ 2019। और ये जो जजमेंट पास की गई थी 23 सितंबर साल 2023 को पास की गई थी। अब दोस्तों, इसी जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित किया कि अगर एक व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी बेटी को, किसी को भी दे दे, तो ऐसी कंडीशन में वह संपत्ति जिसको मिल रही है उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति ही कहलाएगी। हां, अगर उसके अंदर यह स्पेशल क्लोज मेंशन है कि भाई ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल की तरह मानी जाए,
तो ही केवल उसको एंसेस्ट्रल कंसीडर किया जाएगा, वरना अगर ऐसा कोई पॉइंट उस विल वसीयत गिफ्ट डीड में मेंशन नहीं है तो वह उस व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर जजमेंट मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि जजमेंट में हुआ क्या था, क्या क्या फैक्ट सर्कमस्टांसेस थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ये जजमेंट आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो के अंदर लेकर आ जाऊंगा। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है और कब कब आपको अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा इनसे मिली हुई संपत्ति भी स्वयं अर्जित की तरह ही मानी जाएगी। अब दोस्तों अब हम यहां से बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में। अब इस चीजों को लेकर काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 पीढ़ियों पुरानी यानी कि दादा परदादा वाली जो संपत्ति है, अगर वो आज भी अविभाजित उनका बंटवारा नहीं हुआ और आपको मिली है तो केवल तभी वो पैतृक कहलाएगी। पर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है और भी अनेकों एडवोकेट की वीडियो देखी जो कहते हैं कि अगर आपको अपने पिता से संपत्ति मिल रही है, अपने दादा से मिल रही है, वो भी पैतृक होगी। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एक पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के बाद भी वो पैतृक ही कहलाएगी, और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बंटवारा होने के बाद पैतृक संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। अब इन चीजों को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और उनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि रेलिवेंट जजमेंट उनके पास होती नहीं अपनी बात कोर्ट में साबित करने के लिए। अब ये सारी चीज मैं अब एक रेलिवेंट जजमेंट में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। बड़ी ध्यान से यहां से अब आपको वीडियो को देखना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा जजमेंट का केस टाइटल है हमारा अर्शनूर सिंह जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस हरपाल कौल एंड अदर्स जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5124 ऑफ 2019 और एसएलपी नंबर है 6788 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है 1 जुलाई साल 2019। अब दोस्तों यहां से मैं केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर करने वाला हूं। बड़ी ध्यान से अब वीडियो आपको समझनी होगी, तभी आपको यह कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको जियोलॉजिकल टेबल हम वहां पर दिखाकर समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको जो डिस्प्ले पर ये कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली लीगल ईयर्स है, उत्तराधिकारियों के नाम है। देखिएगा सबसे ऊपर जो नाम दिख रहा है वो है लाल सिंह, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी। उसका साल 1951 में देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी जो ये प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हुआ साल 1964 के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहां पर यह प्रॉपर्टी बंटवारा होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा इंदर सिंह के पास आ गई। अब इंदर सिंह के बाद यह प्रॉपर्टी इनके 4 बच्चों में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा जो इनका बेटा है धर्म सिंह, उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को यह प्रॉपर्टी यहां पर आगे ट्रांसफर कर दी, जिसको अब इनके बेटे अर्शनूर सिंह ने यहां पर चैलेंज किया है। अर्शनूर सिंह का कहना है कि यह प्रॉपर्टी तो हमारी पैतृक है और इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी अधिकार बनता है, और ऐसी कंडीशन में जो मेरे पिता हैं धर्म सिंह कौर, वो तो इसको प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा भी हिस्सा यहां पर बनता है। अब दोस्तों ये प्रेजेंट केस का सिनेरियो यहां पर बन रहा है। यहां पर साल 2004 में अर्शनूर सिंह ने इस सेल डीड को चैलेंज किया है। उसका कहना है कि जो मेरे पिताजी हैं धर्म सिंह, उन्होंने झूठ बोलकर धोखे से अपनी दूसरी पत्नी को यह प्रॉपर्टी दे दी, जिसके अंदर ना कोई पैसों का लेन देन हुआ, केवल फ्रॉडुलेंटली तरीके से यह प्रॉपर्टी आगे सेल डीड की गई है। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या अर्शनूर सिंह आज के समय में यह ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है, जबकि प्रॉपर्टी पहले ही साल 1964 में पार्टीशन हो चुकी थी और पार्टीशन होने के बाद वो प्रॉपर्टी अभी भी 4 पीढ़ियों तक नहीं पहुंची है, यानी कि एंसेस्ट्रल नहीं बनी है। अब दोस्तों यहां पर लोगों की कंफ्यूजन बनी रहती है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो पैतृक है, आप खुद देखें। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं नहीं, यहां तो बंटवारा हो गया था 1964 में, ये तो पैतृक रही नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक बड़ी बेसिक चीज क्लियर करूंगा, बड़ी ध्यान से वीडियो आप देखिए। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम साल 1956 में एप्लीकेबल हुआ। इससे पहले हमारा जो सक्सेशन डिसाइड होता था कि देहांत होने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल ऑफ सक्सेशन के तहत डिसाइड होता था। प्रेजेंट केस में और हमारे इंडियन स्टेट्स में 90% जगहों पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन ही प्रैक्टिस किया जाता है, जिसके तहत
अगर एक व्यक्ति को संपत्ति चाहे अपने पिता से ही क्यों ना मिल रही हो, वह संपत्ति उसकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी, यानी कि कोपासनरी प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड की है, उसके आगे की 3 पीढ़ियां भी उसके अंदर अपना बराबर का अधिकार रखेगी, चाहे उस संपत्ति में बंटवारा हो जाए। अब दोस्तों, यह चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में भी क्लियर की गई। यहां पर देखा जाए, डिस्प्ले पर दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यहां पर लाल सिंह की प्रॉपर्टी थी, उनका देहांत हो गया, इंदर सिंह को प्रॉपर्टी मिली। अब इंदर सिंह की वो कोपासनरी प्रॉपर्टी बन गई और उसकी 3 पीढ़ी यानी कि धर्म सिंह, आगे अशनूर सिंह, उस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार रखेंगे, चाहे 1964 में जो इंदर सिंह ने पार्टीशन कर लिया था उससे भी वहां पर कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के अंदर अशनूर सिंह का भी अधिकार बना। तो प्रेजेंट केस में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी यही सेम चीज कंसीडर की कि भाई जिस समय ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हुई है साल 1951 में, उस समय हिंदू सक्सेशन एक्ट तो था ही नहीं, तो मिताक्षरा स्कूल के तहत ये प्रॉपर्टी देखी जाएगी। और ऐसी कंडीशन में अशनूर सिंह का उसमें अधिकार बना और वो प्रॉपर्टी में अपना अधिकार रखता है और सेल डीड कैंसिल हो जानी चाहिए। अब ये चीज आगे अपील करते हुए अपीलिएट कोर्ट में ले जाई गई, जिसने ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सही ठहराया। पर जब ये मैटर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट तो 1956 में एप्लीकेबल हो गया और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आगे पार्टीशन हुई है साल 1964 में। तो ऐसी कंडीशन में पार्टीशन होने के बाद वह प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड या सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और फिर अशनूर सिंह का वहां पर राइट नहीं बना और वो इस सेल डीड को चैलेंज नहीं कर सकता। अब दोस्तों, यह चीज अब आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज की गई है और क्वेश्चन यही बनता है कि क्या यह प्रॉपर्टी अब पैतृक कहलाएगी या फिर स्वयं अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर एक रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम है उत्तम वर्षी सौभाग सिंह, साल 2016 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 4SSCC68। यहां पर यही हेल्ड किया था कि अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और उसका बंटवारा हो जाता है तो बंटवारा होने के बाद वो जॉइंट फैमिली का कैरेक्टर खो देती है और वो सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। पर यहां पर यह चीज कहा कि ये जो कंडीशन है, जो वो प्रॉपर्टी का सक्सेशन है, वो 1956 के बाद ओपन होना चाहिए, यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है वो 1956 के बाद ही मिल रही हो, तभी वहां पर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर इससे पहले ऐसा कुछ हो रहा है तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के तहत जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिल रही है, चाहे अपने पिता से, अपने दादा से, उसकी 3 पीढ़ी जो है आगे तक की, वो प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार रखेंगी। ये चीज भी इस रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर की गई। और चाहे वहां पर पार्टीशन ही क्यों ना कर दिया जाए, पार्टीशन होने के बाद भी उस कोपासनरी प्रॉपर्टी में आगे 3 जनरेशन वालों का बराबर अधिकार माना जाएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पाया। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि जो सक्सेशन ओपन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जब प्रॉपर्टी का जो ओनर है लाल सिंह, उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका बेटा है इंदर सिंह, जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है, वो उसकी कोपासनरी प्रॉपर्टी मिल गई। तो चाहे अब उस कोपासनरी प्रॉपर्टी को 1964 में पार्टीशन करें, 75 में पार्टीशन करें, कभी भी करें, वो कोपासनरी प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट की जाएगी। और ऐसी कंडीशन में जो इंदर सिंह के बच्चे हैं, चाहे धर्म सिंह है या आगे उसके बच्चे हैं अशनौर सिंह, वो उस प्रॉपर्टी में बराबर का कोपासनरी राइट रखेंगे। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी। दोस्तों, अब इस प्रेजेंट केस में एक चीज और क्लियर की गई, जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो केवल लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के चलते ही एक पैतृक संपत्ति बेच सकता है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड है तो ये जजमेंट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। और प्रेजेंट केस में जो धर्म सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी को प्रॉपर्टी बेची है, वहां पर पैसों का लेन देन तो हुआ ही नहीं। तो इस चीज से यह साफ तरीके से कंसीडर किया जा सकता है कि जब प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई पैसा ही नहीं लिया जा रहा तो वहां पर कोई लीगल नेसेसरी यानी कि कोई इमरजेंसी भी नहीं रही और बेनिफिट ऑफ द एस्टेट भी वहां पर नहीं रहा। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया और उस सेल डीड को वॉइड ठहरा दिया। अब दोस्तों, हो सकता है इतनी सारी जजमेंट का रेफरेंस देखकर, इतने सारे लॉ का रेफरेंस देखकर आप कंफ्यूज हो गए हो। मैं मात्र 1 मिनट लूंगा, सारी समरी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, इतना समझना है कि जो प्रॉपर्टी आपको रिसीव हो रही है, जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, वो 1956 से पहले की है या 1956 के बाद की है।
अगर 1956 से पहले की है तो उस पर मिताक्षरा ला लगेगा, जिसके तहत जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है डेथ होने के बाद, उसकी 3 पीढ़ियां जो आगे तक की है वो उसमें कोपासनरी अधिकार रखेंगी, यानी कि उनके लिए वो पैतृक संपत्ति है। पर अगर एक व्यक्ति का देहांत 1956 के बाद हो रहा है और प्रॉपर्टी आगे रिसीव हो रही है इनहेरिटेंस के तौर पर, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह रहेगी। हां, अगर वो आज भी अपने पिता अपने दादा के नाम से यूज कर रहा है तो वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी रहेगी। और अगर ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी लगातार 4 पीढ़ियों तक चलती चली जाती है बिना बंटवारा हुए, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले का और हिंदू सक्सेशन एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद का। और सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता भी है कि व्यक्ति का देहांत होने के बाद किस किस का प्रॉपर्टी पर इनहेरिटेंस के तौर पर अधिकार बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट रेलेवेंट जजमेंट के साथ जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन रह गई जो आप पर्सनली मेरे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं, चाहे आपका अपना खुद का केस हो, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मेरे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।